दिल्ली सल्तनत का इतिहास डायनेस्टी से भरा पड़ा है। कुछ ने सदियों राज किया, पर एक वंश ऐसा भी था जो कह सकते हैं बस एक फुटनोट बनकर रह गया। सैयद वंश, सिर्फ 37 साल। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरू हुई जबरदस्त उथल-पुथल से और खत्म हुई एक अजीब सी, लगभग बेआवाज खामोशी में। तो सोचिए जरा, कोई रूलिंग डायनेस्टी अपनी गद्दी, अपना तख्त यूं ही कैसे छोड़ सकती है, मतलब बिना लड़े? यही सवाल है जो सैयद वंश की कहानी के अंत को इतना इतना अलग और फैसिनेटिंग बना देता है। तो चलिए सैयद वंश की शुरुआत को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, उस दौर की दिल्ली में चलते हैं। ये वो वक्त था जब तैमूर के खौफनाक हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तुगलक वंश वो तो खत्म हो चुका था, और दिल्ली की सल्तनत सच पूछिए तो लावारिस पड़ी थी। कोई मजबूत हाथ नहीं था जो उसे संभाल सके। मतलब हालात ये थे कि पूरे इलाके में एनार्की, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर फैला हुआ था। सोचिए, जो सरदार और अमीर कभी सुल्तान के नाम की कस्में खाते थे, अब वो सब अपने अपने छोटे छोटे राजा बन बैठे थे। दिल्ली को टैक्स देना तो दूर, कोई पूछता तक नहीं था। और बस इसी पावर वैक्यूम को, इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई पावर उभर कर सामने आई, सैयद। और इस बिखरी हुई सल्तनत को एक धागे में पिरोने का काम अपने सर लिया खिज्र खान ने। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच अपनाई। उन्होंने समझा कि एक ऐसे साम्राज्य पर जिसकी बुनियाद ही हिल चुकी हो, वहां सिर्फ तलवार काम नहीं आएगी। जरूरत थी समझदारी की और बहुत ज्यादा सतर्कता की। अब देखिए, खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, दौलत खान लोधी को हराकर, पर इसके बाद उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने खुद को तैमूर के वारिसों का एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव बताया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। साफ पता चलता है कि वो जमीन की हकीकत को जानते थे, कि उनकी पकड़ अभी बहुत कमजोर है। इसे समझने के लिए एक शब्द है, वैसल। इसका मतलब होता है अधीनस्थ। आसान शब्दों में कहें तो वो ऑफिशियली किसी और के अंडर राज कर रहे थे। नाम के लिए ही सही, पर वो सबसे बड़े राजा नहीं थे। और इसी बात ने, इसी डिपेंडेंसी ने उनकी पावर पर हमेशा एक लिमिट लगा कर रखी। तो उनका गोल एकदम क्लियर था। कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं। उनका पहला और आखिरी मकसद था, जो कुछ बचा है उसे संभालना, कंसोलिडेशन। उनका सारा फोकस इस बात पर था कि जो रिबेलियंस हो रहे हैं उन्हें दबाया जाए और किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को फिर से पटरी पर लाया जाए। वो एक कॉन्करर से ज्यादा एक स्टेबलाइजर थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। खिज्र खान ने स्टेबिलिटी की जो कच्ची पक्की दीवार खड़ी की थी, वो उनके जाते ही भरभरा कर गिरने लगी। उनके बाद जो आए, उनके एम्बिशन और उनकी कमजोरी, इन दोनों ने मिलकर इस डायनेस्टी को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, पतन की रफ्तार आपको हैरान कर देगी। 1421 में खिज्र खान के बेटे मुबारक शाह गद्दी पर बैठे, पर हुआ क्या? सिर्फ 13 साल बाद उनके ही दरबार के नोबल्स ने साजिश करके उन्हें मरवा दिया। सोचिए, उनके बाद आए मोहम्मद शाह, जो खिज्र खान के भतीजे थे, और उनके आने के बाद हालात सुधरने की बजाय और भी बदतर हो गए। ये दोनों शासक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे मुबारक शाह, उनमें अपने पिता से कहीं ज्यादा एम्बिशन थी। वो उस वैसल वाले टैग को फाड़कर फेंक देना चाहते थे, एक आजाद इंडिपेंडेंट सुल्तान बनना चाहते थे। पर शायद उनकी यही एम्बिशन उनके लिए खतरनाक साबित हुई। और दूसरी तरफ थे मोहम्मद शाह, जिनमें वो लीडरशिप वाली बात ही नहीं थी। वो इतने कमजोर थे कि सल्तनत के अमीर और गवर्नर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। दिल्ली का सुल्तान बस एक नाम रह गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अजीब मोड़ पर, सैयद वंश का अंत। देखिए, डायनेस्टीज का अंत अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों, खून खराबे या गहरी साजिशों से होता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहानी है एक सुल्तान के अपनी मर्जी से वॉलंटरीली गद्दी छोड़ देने की। इस कहानी के फाइनल कैरेक्टर हैं अलाउद्दीन आलम शाह, और उनके बारे में कही गई ये एक बात ही उनकी पूरी पर्सनालिटी बता देती है। कहा जाता है कि वो एक ऐसे सुल्तान थे जिन्हें दिल्ली के कैपिटल से ज्यादा बदायूं में अपने पर्सनल रेजिडेंस से लगाव था।
उन्हें सल्तनत चलाने की झंझटों से कोई मतलब ही नहीं था, वो बस आराम से रहना चाहते थे। तो फिर अंत हुआ कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से। आलम शाह इतने अनइंटरेस्टेड और कमजोर थे कि लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी बस दिल्ली चले आए और कहा कि अब ये सल्तनत मेरी है। और आलम शाह ने क्या किया? उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी, लिटरली खुशी खुशी गद्दी बहलोल लोधी को दी और कहा आप संभालिए, और खुद वापस बदायूं चले गए। मतलब इतिहास में शायद ही किसी सल्तनत का अंत इतने पीसफुली और इतने बिजार तरीके से हुआ हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 37 सालों में ये डायनेस्टी ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गई? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, कई सारी वजह थीं और वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समराइज कर देती है। देखिए, शुरुआत हुई एक कॉशियस फाउंडर खिज़्र खान से, फिर आए उनके एम्बिशियस बेटे मुबारक शाह, उनके बाद एक इनइफेक्टिव वारिस मोहम्मद शाह, और आखिर में द फाइनल एब्डिकेटर आलम शाह, जिन्होंने खुद ही गद्दी छोड़ दी। लीडरशिप का ग्राफ लगातार नीचे और बस नीचे ही जाता रहा। तो अगर हम वजह को ब्रेक डाउन करें तो सबसे बड़ा फैक्टर था वीक लीडरशिप। एक के बाद एक सुल्तान सल्तनत को संभाल ही नहीं पाए, और जब राजा कमजोर होता है तो क्या होता है? दरबार के अमीर यानी रिबेलियस नोबल्स वो ताकतवर हो जाते हैं। बिल्कुल यही हुआ, और इसी बीच एक नई ताकत लोडीज वो उभर रहे थे। ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिले तो एक ऐसे साम्राज्य की तस्वीर बनी जो बस गिरने ही वाला था। 37 साल, सिर्फ 37 ईयर्स। दिल्ली सल्तनत के विशाल इतिहास में ये तो बस एक पलक झपकने जितना वक्त है। ये एक छोटा सा नंबर ही इस वंश की पूरी कहानी है। एक ऐसी नींव जो रखी तो गई पर कभी मजबूत हो ही नहीं सके। और यहीं पर आकर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं कि क्या सैयद वंश हिस्ट्री में बस एक प्लेस होल्डर था, एक ट्रांजिशनल फेस जो तुगलकों की तबाही और लोधियों के उदय के बीच की खाली जगह को भरने आया था? शायद उनकी सबसे बड़ी लेगेसी यही थी कि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही अगली बड़ी सल्तनत यानी लोधी वंश के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब एक पूरी सल्तनत का मुस्तकबिल, उसका भविष्य सिर्फ एक जंग के मैदान में तय होने वाला था। तारीख थी 5 नवंबर 1556 और जगह पानीपत, वही जमीन जहां एक बार फिर हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जा रही थी। सवाल यही है कि कैसे एक मामूली सा तीर एक विशाल साम्राज्य की किस्मत का फैसला कर सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस ऐतिहासिक दिन की कहानी में और भी गहराई से उतरते हैं। तो इस जंग तक हम पहुंचे कैसे? इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1556 और मुगल सल्तनत का सिंहासन सच कहें तो बुरी तरह डगमगा रहा था। हालात ऐसे थे कि लग रहा था बस सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। और फिर चीजें बहुत बहुत तेजी से बिगड़ी। हेमू ने दिल्ली की लड़ाई में मुगलों को करारी शिकस्त दी। आगरा गया, दिल्ली गई, सब कुछ देखते ही देखते हाथ से निकल गया। ऐसे में एक नौजवान बादशाह अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद संरक्षक बैरम खान के साथ खोई हुई सल्तनत वापस पाने के लिए पानीपत की तरफ रुख किया। और अब मैदान जंग में दो ताकतें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ था एक उभरता हुआ मुगल बादशाह और दूसरी तरफ एक ऐसा हिंदू शासक जिसका नाम ही काफी था। पूरे उत्तर भारत का भविष्य अब इन दो सूरमाओं के हाथों में था। और ये दोनों जमीन आसमान का फर्क था इनमें। एक तरफ अकबर, एक नौजवान जिसकी उम्र महज 13-14 साल थी, जो अपनी विरासत बचाने के लिए पूरी तरह अपने सलाहकार बैरम खान पर निर्भर था। और दूसरी तरफ हेमू, एक तजुर्बेकार योद्धा जिसने दिल्ली जीतकर खुद को राजा विक्रमादित्य का खिताब दिया था। हेमू की सेना भई वो एक चलती फिरती कयामत से कम नहीं थी। पहली बात, संख्या में वो मुगलों से कहीं ज्यादा थे। दूसरी, उनके सैनिक बंगाल से पंजाब तक लगातार जंग जीतते आ रहे थे, बैटल हार्डन जिन्हें कहते हैं। और सबसे बड़ी ताकत उनके हाथी, एक ऐसी फौज जो किसी भी दुश्मन को रौंद कर रख दे। लेकिन अकबर की सेना को भी कम आंकना एक बड़ी भूल होती। हाँ, संख्या में वो बेशक कम थे, पर उनके तरकश में भी कुछ खास तीर थे। उनके तीरंदाज, उनका निशाना अचूक था। उनके घुड़सवार इतने तेज थे कि पलक झपकते ही दुश्मन के किनारों पर हमला कर सकते थे। और इन सब की रणनीति के पीछे जो दिमाग था, वो था बैरम खान का। और फिर वो दिन आ ही गया। पानीपत का मैदान,
एक बार फिर गवाह बनने वाला था हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले का। दोनों सेनाएं आमने सामने और हवा में एक अजीब सी मौत की खामोशी तैर रही थी। जंग का बिगुल बजा और हेमू ने अपना सबसे खतरनाक हथियार आगे कर दिया, उनके हाथी। वो किसी तूफान की तरह मुगल फौज पर टूट पड़े। एक पल के लिए तो लगा कि बस खेल खत्म। मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे, चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लेकिन ठीक यहीं बैरम खां ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। मुगल सेना पीछे नहीं हटी, बल्कि एक गहरी खाई के पीछे अपनी पोजीशन ले ली, जहां हाथियों का पहुंचना नामुमकिन था। और फिर किनारों से उनके तीरंदाजों ने हाथियों और उनके महावतों पर तीरों की ऐसी बारिश की कि दुश्मन संभल ही नहीं पाया। पर मुगलों के इस चालाकी के बावजूद जंग का पलड़ा अभी भी हेमू की तरफ ही भारी था। सच तो ये है कि वो जीत के बहुत बहुत करीब थे। उनकी सेना लगातार मुगलों को पीछे धकेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी पल वो जंग जीत लेंगे। और फिर ठीक उसी पल किस्मत ने अपना खेल खेला। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हवा को चीरता हुआ एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो अपने हाथी से नीचे गिरे और बस उसी एक लम्हे में पूरी की पूरी जंग का पासा ही पलट गया। अपने राजा को, अपने लीडर को यूं जमीन पे गिरते देख हेमू की सेना का दिल ही टूट गया। जो सेना कुछ पल पहले जीत रही थी, अब उसमें भगदड़ मच गई। सारे सैनिकों के हौसले पस्त हो गए और हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जीती हुई बाजी एक झटके में हार में बदल चुकी थी। वो सिर्फ एक तीर नहीं था, वो एक तरह से हिंदुस्तान के आने वाले कल का फरमान था। उस एक तीर ने सिर्फ एक जंग का फैसला नहीं किया, बल्कि आने वाली कई सदियों का इतिहास लिख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो जंग के फौरन बाद क्या हुआ? सबसे पहले तो बेहोश हेमू को पकड़ लिया गया। इसके बाद बैरम खान ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और बस मुगलों ने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल कर ली जिसकी शायद उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं रही होगी। और नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाइए, हेमू की सेना के 5000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 5000, जबकि मुगलों का नुकसान बहुत मामूली था। ये साफ दिखाता है कि एक लीडर के गिरते ही एक मजबूत से मजबूत सेना भी कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। इस एक जीत ने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। उत्तर भारत में मुगल शासन की नींव हमेशा के लिए मजबूत हो गई। अफगानों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और देखा जाए तो यही जीत वो बुनियाद बनी जिस पर आगे चलकर मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य फैलाया। और सबसे दिलचस्प बात, हेमू के वो ताकतवर हाथी अब मुगल सेना का हिस्सा बन चुके थे। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है। कभी सोचिएगा कि अगर वो एक तीर बस जरा सा भी चूक जाता तो क्या होता? आज हमारे देश का नक्शा, हमारा इतिहास, क्या वो वैसा ही होता जैसा आज है? शायद नहीं। सच ही है, कभी कभी इतिहास के बड़े बड़े फैसले किस्मत के एक छोटे से पल में ही हो जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उस एक मैदान की, उस छोटे से शहर की, जहां लड़ी गई सिर्फ 3 लड़ाइयों ने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए पलट कर रख दी। सोचने वाली बात है ना? आखिर पानीपत में ऐसा क्या था कि वो बार बार साम्राज्यों की किस्मत का फैसला करने वाला मैदान बन गया? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो इस सफर में हम वक्त में पीछे चलेंगे, एक एक लड़ाई को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि उनकी गूंज आज भी इतिहास में क्यों सुनाई देती है। लेकिन इन खूनी लड़ाइयों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो जगह, वो मैदान इतना खास क्यों था। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था, ये एक तरह का दरवाजा था। जो भी हमलावर उत्तर पश्चिम से दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, उसे पानीपत से होकर गुजरना ही पड़ता था। कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1526 से, जब एक हमलावर अपने साथ एक ऐसी नई तकनीक लाया जिसने हिंदुस्तान में जंग का नक्शा ही बदल डाला। तो एक तरफ था काबुल का शासक बाबर और दूसरी तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसकी सल्तनत अंदर से काफी कमजोर हो चुकी थी। आप जरा इन नंबरों को देखिए। लोधी की फौज बाबर से 2 गुनी, शायद 3 गुनी बड़ी थी। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो लोधी के पास नहीं थी, और वो था उसका तोपखाना। ये एक असली गेम चेंजर था। लेकिन बाबर सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं बैठा था।
उसकी असली ताकत थी उसकी रणनीति, जिसे कहते थे तुलुगमा। इसमें वो अपनी सेना के छोटे छोटे दस्तों से दुश्मन की बड़ी सेना को दोनों तरफ से घेर लेता था। और इस घेराबंदी को और भी खतरनाक बनाने के लिए उसने इस्तेमाल किया अराबा का। अब ये क्या था? सोचिए, बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार जिन्हें आपस में बांधकर एक चलती फिरती दीवार बना दी गई हो, और इसी दीवार के पीछे से उसकी तोपें आग उगल रही थीं। और इसका नतीजा बिल्कुल वैसा हुआ जैसा बाबर ने सोचा था। तोपों की कान फाड़ देने वाली आवाज, जिसे लोदी के हाथियों ने पहले कभी नहीं सुना था, उन्होंने दहशत फैला दी। वो हाथी जो लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, बिदक कर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ, और इसी के साथ हिंदुस्तान में नींव पड़ी उस मुगल साम्राज्य की जिसने अगले 300 सालों तक राज किया। अब कहानी में 30 साल आगे चलते हैं। जो मुगल साम्राज्य अभी अभी बना था, अब वो खतरे में था, और उसकी किस्मत का फैसला बस एक पल में होने वाला था। इस बार पासा पलट चुका था। मुगल बचाव कर रहे थे, और उनके सामने कौन था? सम्राट हेमू, एक ऐसा योद्धा जो एक के बाद एक 22 लड़ाइयां जीत चुका था और दिल्ली पर कब्जा भी कर चुका था। तो जरा हालात को समझिए। मुगल बादशाह हुमायूं की मौत हो चुकी है। उसका बेटा अकबर बस 13 साल का एक लड़का है, और वो मैदान में है भी नहीं। और सामने है एक ऐसा सेनापति जिसने कभी हार देखी ही नहीं। लड़ाई शुरू हुई और हेमू की सेना मुगलों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों की हार तय है, वो जंग जीत रहे थे कि तभी कहीं से आया एक आवारा तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। कहते हैं ना कि किस्मत का खेल, बस वही हुआ। जैसे ही सेना ने अपने राजा को गिरते देखा, भगदड़ मच गई। जीती हुई बाजी एक पल में हार में बदल गई, और इस एक तीर ने युवा अकबर के लिए मुगल साम्राज्य को बचा लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लगभग 200 साल। पानीपत का मैदान एक बार फिर तैयार था, लेकिन इस बार लड़ाई साम्राज्य बनाने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का बादशाह कौन होगा ये तय करने की थी। तो एक तरफ थे मराठे, जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थे और पूरे देश पर अपना परचम लहराना चाहते थे, और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान से आया अहमद शाह दुर्रानी और उसके साथी। पर यह लड़ाई पिछली 2 लड़ाइयों से बिल्कुल अलग थी। यहां फैसला तलवारों से नहीं, बल्कि रसद यानी खाने पीने के सामान से होना था। ये घेराबंदी की लड़ाई थी। दुर्रानी ने बहुत चालाकी से मराठों की सप्लाई लाइन यानी उन तक खाना पहुंचाने के सारे रास्ते काट दिए। सोचिए, लाखों की सेना और उनके साथ आए लोग महीनों तक एक जगह फंसे हुए हैं, और उनका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और जब भूखे प्यासे मराठा सैनिकों का सब्र जवाब दे गया, तो उन्होंने घेरा तोड़ने के लिए सीधा हमला कर दिया। और जो जंग हुई वो 18वीं सदी की सबसे खूनी और भयानक लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में मराठों को एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। उनका उत्तर भारत में आगे बढ़ने का सपना टूट गया, और इस हार ने देश में एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया, एक पावर वैक्यूम, जिसे भरने के लिए आगे चलकर अंग्रेज आए। तो अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, 1526 में पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। 1556 में दूसरी लड़ाई ने उसी मुगल शासन को मजबूत किया, और 1761 में तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। एक ही मैदान पर 3 अलग अलग फैसले। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास क्या सच में बड़ी बड़ी योजनाओं और रणनीतियों से बनता है, या फिर किस्मत के एक छोटे से आवारा तीर से।